वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम करता हूं वाइट योर इंग्लिश शूटर पे। आप सभी को विजयदशमी की, दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, फेस्टिविटीज का माहौल है, त्योहारों के दिन है और ब्रेक्स बनते हैं। अपनी क्लासेस में भी कई ब्रेक्स आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। लेकिन ब्रेक्स के साथ में भी पढ़ाई को आपको चौपट नहीं होने देना है। वीक में 5 दिन 2 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है। आपकी प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए। त्योहार आएंगे, त्योहार जाएंगे, लेकिन ये बार बार मौके नहीं आएंगे, है ना। पढ़ाई करने का वक्त अभी आपका, इसीलिए आज छुट्टी वाले दिन भी मैं क्लास को पब्लिश कर रहा हूं ताकि आपकी रीडिंग कंटिन्यू रहे। आज का आर्टिकल है द हिंदू का ही 1 अक्टूबर का, जिसको आज 2 को अपने कवर कर रहे हैं। यह आर्टिकल लिखा हुआ है भारत में हेल्थ केयर के फील्ड में काम करने वाले लोगों की सैलरीज पे। बहुत छोटे स्केल पे, गांव के स्केल पे, जब आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर हेल्थ केयर के लिए काम करती हैं तो उनकी मेहनत के बावजूद उनको तनख्वाहें बहुत कम मिलती हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे क्लास को। आज का क्विज मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी आर्टिकल पे बेस्ड है। ग्रामर, रीडिंग, वोकैब सब कुछ आप सीखोगे और क्लास के लास्ट में इस क्विज में आपको 8 में से 8 मार्क्स मिलने चाहिए। सॉल्यूशंस आपको लास्ट में करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है लेबर ऑफ केयर। देखिए, केयर का मतलब होता है किसी के लिए केयर करना। पता ही आपको केयर क्या होती है। लेबर का मतलब होता है मेहनत। कह रहे जी, ये महिलाएं जिनकी हम बात करेंगे ना अभी, ये लेबर कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं केयर के फील्ड में। ये लोगों की जान बचाने के लिए, उनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए गांवों में घूम घूम करके लेबर करती हैं। चलिए, अब कौन महिलाएं हैं, ये टाइटल पैराग्राफ को देखो। कह रहा है विमेन हु फैसिलिटेट रूरल हेल्थ केयर शुड गेट बेटर वेजेस। कह रहा है वो सभी महिलाएं जो कि फैसिलिटेट करती हैं। हु आया है इन महिलाओं के लिए। हु का मतलब है जो कि, फैसिलिटेट करना यानी कोई फैसिलिटी देना, किसी काम को सुविधाजनक या आसान बनाना। वो महिलाएं जो इस काम को सुविधाजनक बनाती हैं या आसान बनाती हैं, और काम है हेल्थ केयर का रूरल एरियाज में, गांवों में। कह रहा है इनको शुड गेट करना चाहिए या इनको मिलना चाहिए और अच्छी या बेटर वेजेस या तनख्वाहें। चलिए, विमेन सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब बनेगी शुड गेट। विमेन शुड गेट बेटर वेजेस। विमेन यहां पे प्लूरल है, आपको पता ही होगा। अगर वीमेन लिखा हो, वुमन लिखा हो तो सिंगुलर हो जाती है। ए की जगह पे ई लगा दे तो वो प्लूरल हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं। विमेन के लिए हु लगाया गया, इसलिए हु की वर्ब भी प्लूरल है। फैसिलिटेट करना, किसी को फैसिलिटी देना, सुविधा देना या किसी काम को आसान बनाना। फैसिलिटी तो आपने सुना ही है ना, सुविधा, तो वहीं से बनाया है फैसिलिटेट नाम की वर्ब को। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, इसका बिल्कुल उल्टा होता है अर्बन यानी कि शहरी। ठीक है, रूरल, अर्बन। वेजेस का मतलब होता है तनख्वाह या मेहनताना। वेज अंग्रेजी में एक ऐसा वर्ड है जो जनरली प्लूरल में ही यूज होगा। आपको वेज लिखा हुआ बहुत कम मिलेगा, जनरली आपको लिखा हुआ मिलेगा वेजेस। ठीक है, तो एक खास एक वर्ड है, ध्यान रखना इसको। नाउन चैप्टर में आपने इसको सीखा भी हुआ है। चलिए, अब जल्दी से बढ़ते हैं आगे और इस आर्टिकल की मैं आपको दिखाता हूं वोकैबुलरी। 4-5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो ताकि स्मूथली आप क्लास को ले पाओ। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना इस सेशन को, ताकि इसी जोश के साथ में, क्वालिटी के साथ में इन लेक्चर्स को लाया जा सके। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, आइल्स का हो, यूपीएससी हो, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के लिए मेरी गाइडेंस में जरूर से डाउनलोड करें वाईटी ऐप को। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया गया है। आपकी अपनी ऐप है, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना क्वालिटी कंटेंट के साथ और मिनिमम प्राइस पे। एकदम अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी फुल फ्लेजेड चल रहा है, इंग्लिश अनलॉक्ड। अब आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर इस कोर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पूरी ग्रामर आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 1.5 साल की वैलिडिटी, जैसा भी आप लेना चाहें। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो आप राइटिंग कोर्स से 50 घंटे में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। ये कोर्स भी अभी अवेलेबल है। 50 to 60 आवर्स का क्रैश कोर्स है, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आपका कवर हो जाएगा। सिविल सेवाओं के लिए राइटिंग का एक अलग कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको एडवांस पोर्शन मिलता है राइटिंग का, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। तो आप मिशन सिविल सर्विसेज इस कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करें या कॉल करें, टीम से आप बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। ऑलराइट, वोकैब शीट है, कर दे इसको थोड़ा जूम इन। पहला जो वर्ड है वो है सैबोटाज। क्या होता है सैबोटाज? देखिए, अगर आप किसी के प्लान को, मंसूबों को नाकामयाब करें तो भी आप उसको सैबोटाज करते हैं, और अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करें तो भी आप उसको सैबोटाज करते हैं। मंसूबे का मतलब ये नहीं होता गलत मंसूबा ही,
मैं कुछ अच्छा काम करना चाह रहा हूं जिंदगी में, तो भी आप अगर टांग फंसाओ, मुझे आगे जाने से रोको, तो भी आप मेरे प्लान को या मेरी मेहनत को सबोटाज कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टी तोड़ना फोड़ना ये सब सबोटाज के ही सिनोनिम्स हैं। चलो दोनों तरीके से वर्ड यूज करके दिखाता हूं। द प्रोटेस्टर्स ट्राई टू सबोटाज इलेक्ट्रिक सप्लाई। प्रोटेस्टर्स ने ट्राई किया कि वो डिस्ट्रॉय करें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को या बिजली की, समझ गए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को, तारों को, खंभों को। तो यहां पे तो तोड़फोड़ करने वाला वर्ड जो है मीनिंग दे रहा है। हर कुलीग्स आर ट्राइंग टू सबोटाज हर प्लान्स। उसके कुलीग्स या सहकर्मी कोशिश कर रहे हैं कि वो उसके प्लान्स को सबोटाज करें या फिर वर्क्स को, जो प्लान है, जो समझ गए ना, जो भी मंसूबे हैं उनको हिंडर करे, रोके। दोनों ही तरीके से वर्ड यूज होता है अंग्रेजी में। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, वेंडलाइज, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट। और देखो एक अच्छी इडियम भी है, टू पुट स्पोक इन समवंस व्हील। स्पोक होती है छड़ी, व्हील यानी पहिया, किसी की चलती हुई गाड़ी के पहिए में छड़ी घुसाना यानी गाड़ी को गिरा देना, रोक देना। तो ऐसे ये वर्ड और ये इडियम कनेक्ट कर सकते हो आप। लॉजिकली जितना कनेक्ट करो उतना याद रह जाता है ना। अगला वर्ड अपने पास इनडिफरेंस। देखिए डिफरेंस यानी फर्क, इनडिफरेंस यानी बेपरवाही या बेफर्क। जब आपको किसी चीज से फर्क ना पड़े तो आप उसको इनडिफरेंस दिखा रहे हो, या फिर कह सकते हैं लैक ऑफ कंसर्न या इमोशंस दिखा रहे हो। इनडिफरेंस टू योर करियर कैन कॉस्ट यू डियरली। बेपरवाही अपने ही करियर के लिए आपको डियरली कॉस्ट करेगी या आपको महंगी कीमत अदा करवाएगी। डियरली यानी बहुत महंगे से, कॉस्ट यानी कीमत चुकवाना। चलिए इसको नॉन शैलेंस, अपैथी, कैलसनेस या डिसइंटरेस्ट भी बोलते हैं। ये वर्ड इनडिफरेंस आज के आर्टिकल में आप देखेंगे। एक और वर्ड अपने पास स्टैग्नेशन। जब चीजें रुके हुए पानी की तरह रुक जाएं, पानी अगर रुक जाएगा ना किसी तालाब में, नदी में, तो पानी खराब होने लगता है, स्टैग्नेट हो जाता है, तो खराब होने लगता है। तो इसी को अंग्रेजी में स्टैग्नेशन बोलते हैं, जब चीजों में मोशन आना बंद हो जाए, आगे बढ़ना वो बंद हो जाए। विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन स्टैग्नेशन हैज सेट इन द इकोनॉमी। बहुत बढ़ी हुई अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी से और महंगाई से स्टैग्नेशन जो है सेट इन कर गया है या एस्टैब्लिश हो गया है इकोनॉमी में। इकोनॉमी का पहिया आगे घूमना बंद हो गया है। स्टैग्नेट वर्ब से स्टैग्नेशन नाम का नाउन हमने बनाया है। इनएक्टिविटी बोल सकते हैं इसको। ये वर्ड स्टैग्नेट आप आर्टिकल में देखेंगे। अगर आप अपने जीवन में स्टैग्नेट कर रहे हैं तो मतलब कुछ नया पढ़ते नहीं है, कुछ आगे बढ़ते नहीं है, कुछ सीखते नहीं है, कुछ काम करते नहीं है ना, स्टैग्नेट कर गए हैं। चलिए एक और वर्ड अपने पास सस्टेनेंस। ये वर्ड बना है सस्टेन से। सस्टेन वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। बड़ा इजी सा वर्ड है, जिंदा रहना, सरवाइव करना कहलाता है सस्टेन करना। सस्टेन करना, वहीं से सस्टेनेंस बनाया गया नाउन। इसका मतलब होता है वो चीज जो आपको सस्टेन करने में, सरवाइव करने में मदद करे। अब मुझे बताओ कौन सी चीज है जो आपको सस्टेन करवाती है? आपका रोजगार, लाइवलीहुड, ब्रेड एंड बटर, आपकी जॉब, आपका व्यापार। तो अंग्रेजी में सस्टेनेंस वर्ड का मतलब ही होता है आपका काम धंधा। ठीक है ना। अगर काम धंधा ना हो तो आदमी कैसे सस्टेन करे? कर सकता है? फिशिंग इज द प्राइमरी सस्टेनेंस। मछली पकड़ना मुख्य काम धंधा है, व्यापार है, सस्टेनेंस है। ऑफ द पीपल, उन लोगों का, लिविंग नियर द सी शोर्स, जो समुद्री तटों के नजदीक में रहते हैं। सस्टेनेंस को सबसिस्टेंस भी बोलते हैं। आज ये वर्ड सबसिस्टेंस, सस्टेनेंस, सबसिस्टेंस सिनोनिम एक दूसरे के। ये वाला वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए एक और वर्ड अपने पास लास्ट में, हायरार्की। देखिए हायरार्की का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सोसाइटी में, किसी देश में आपको मिलेगी। जैसे हमारे कंट्री की पॉलिटिकल हायरार्की आपको देखनी हो तो सबसे ऊपर होते हैं प्रेसिडेंट, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, है ना, फिर पीएम भी उसी लेवल का आदमी है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये हमारी हायरार्की है। किसी कंपनी की हायरार्की देखनी है तो सबसे ऊपर कंपनी के डायरेक्टर्स, चेयरमैन बोर्ड के, फिर सीईओ, फिर दूसरे छोटे मोटे मैनेजर्स। तो ये हायरार्की कहलाती है अंग्रेजी में आपके किसी भी सिस्टम का ऑर्डर। चलो स्कूल की हायरार्की में सबसे ऊपर प्रिंसिपल साहब होंगे, फिर मैथ्स वाला टीचर होगा, फिर इंग्लिश वाला। द रिसेंट प्रमोशन एलिवेटेड हर टू अ हायर एचलॉन इन द कॉर्पोरेट हायरार्की। रिसेंट प्रमोशन ने एलिवेट कर दिया, उसको उठा दिया एक ऊंचे लेवल पे, हायर एचलॉन तक, कॉर्पोरेट हायरार्की में या कॉर्पोरेट की जो है स्ट्रक्चर में। एशलॉन वर्ड भी मैंने साथ ही में डाल दिया सेंटेंस में क्योंकि ये मिलता जुलता होता है। एशलॉन का मतलब होता है लेवल। हायर एशलॉन यानी ऊपर के लेवल का आदमी, लोअर एशलॉन यानी नीचे का आदमी। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। हायरार्की की स्पेलिंग जरूर देखना। जनरली लोग इसकी स्पेलिंग जो है ऐसे लिखते हैं, हायर आर्की, तो ये स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग देख लो, HIER। चलो अब आर्टिकल पे आ जाओ। एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखिए महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट की पेरोल पे
गांवों के अंदर, छोटे गांवों में एएसपी नाम की एक पोस्ट होती है, इसमें महिलाएं काम करती हैं और उनको बोलते हैं अंशकालीन स्त्री परिचर्स। इनका काम पता क्या होता है? गांव गांव घर घर जाकर के लोगों की हेल्थ स्टेटस के बारे में जानना। कोई महिला गर्भवती है तो उसको ठीक से खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, वैक्सीनेशन है ना, ये भी बड़ा जरूरी काम होता है इनका। बच्चा कोई किसी घर में कमजोर तो नहीं रह गया, हाइट से कम तो नहीं है, स्टंटिंग वेस्टिंग, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम करती हैं ये गांव गांव जाकर के। लेकिन समस्या पता क्या है? इन महिलाओं को तनख्वाह के नाम पे मिलते हैं सिर्फ 3,000 रुपए महीने के, और इसके ऊपर महाराष्ट्र का पूरा हेल्थ केयर स्ट्रक्चर गांवों का टिका हुआ है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये इन महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन है। अगर आप डॉक्टरों को 1.5 लाख रुपए की सैलरी दे सकते हो, 2.5 लाख रुपए की, तो इन महिलाओं को भी 5-10 हजार रुपए देने में आपको परहेज गुरेज नहीं होना चाहिए। 3,000 रुपए देकर के इनके घर का आप क्या चूल्हा भी नहीं जलवा सकते। 3,000 में क्या होता है? गांव में भी कुछ नहीं होता। तो इसी बात पे आर्टिकल लिखा हुआ है, कंसर्न टोन में है, थोड़ा सा इंडिग्नेशन दिखा रहा है। इंडिग्नेशन होता है अन्याय के खिलाफ गुस्सा, ठीक है? तो इंडिग्नेशन में लिखा हुआ आर्टिकल आज का गुस्सा दिखा रहा है अन्याय का। चलिए शुरू करते हैं, ये टोन को जरूर नोट करना। कह रहा है जी, फॉर डेकेड्स द विमेन who serve as अंशकालीन स्त्री परिचर्स और ASPs in Maharashtra have been performing some of the hardest yet least acknowledged labor in the rural healthcare system। कह रहा है जी, कई दशकों से 4 decades वो महिलाएं, वो वुमेन जो सर्व करती हैं, इस नौकरी पे काम करती हैं। और सर्व कैसे करती हैं? ASP की नौकरी पे काम करके। और कहां पे? महाराष्ट्र नाम की स्टेट में। कह रहे ये महिलाएं ये परफॉर्म कर रही हैं, ये दिखा रही हैं, करके दिखा रही हैं कुछ एक जो सबसे मुश्किल और लीस्ट एक्नॉलेज्ड लेबर है। एक्नॉलेज यानी माना हुआ, लीस्ट एक्नॉलेज मतलब जिस काम को कोई मानता ही ना हो, आपने कर दिया लेकिन लोगों की नजर में वो गिना ना गया हो, तो वो ऐसा लेबर कर रही हैं, ऐसी मेहनत कर रही हैं जो हार्डेस्ट तो है ही लेकिन लीस्ट एक्नॉलेज्ड है। और कहां पे? इन द रूरल हेल्थ सिस्टम। रूरल हेल्थ सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर देखो सेंटेंस की, द विमेन की वर्ब है हैव बीन परफॉर्मिंग। महिलाएं परफॉर्म कर रही हैं, क्या परफॉर्म कर रही हैं? इस तरह के लेबर को। विमेन के लिए आया है हु की वर्ब है सर्व। चलो, एक्नॉलेज्ड जिसको माना ना गया हो, जिसको पहचाना ना गया हो, काम तो आपने कर दिया लेकिन किसी ने गिना ही नहीं, तो वो काम जो है अनएक्नॉलेज्ड है। तो इनका काम लीस्ट एक्नॉलेज्ड है, सबसे कम गिना जाता है, ऐसा समझो। लेबर का मतलब होता है मेहनत। अब लेबर का मतलब यही नहीं है कि कोई पत्थर उठा रहे हो आप कहीं पे। बहुत बार मैं कमेंट्स में देखता हूं सर लेबर सर्वे में, तो लेबर सर्वे होता है जब भी देश में लेबर की बात होती है इकोनॉमी में, तो उसका मतलब होता है मेहनत। एक डॉक्टर भी लेबर करता है, एक इंजीनियर भी लेबर करता है, और मजदूर भी लेबर करता है। तो मजदूरी से लेबर वर्ड को हमेशा कनेक्ट नहीं करना होता। चलो, कह रहा है फॉर अ वाइड ब्रेथ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर मंथली वेज हैज स्टैग्नेटेड एट 3,000 सिंस 2016। कह रहा है एक बहुत बड़ी या वाइड ब्रेथ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं आप जिम्मेदारी, ब्रेथ का मतलब होता है जो स्कोप और रेंज हो, ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। कह रहा है जी एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उनकी जो मंथली वेज है ना वो स्टैग्नेट कर गई है, रुक गई है 3,000 रुपए पे सन 2016 से। कह रहा है डेकेड्स बिहाइंड इन्फ्लेशन, और जो महंगाई के मामले में दशकों पीछे है। 2016 में भी 3,000 रुपए कम थी और 2025 में तो कहने क्या, तो दशकों के हिसाब से पीछे चल रही है इनकी मंथली वेज। चलिए, मंथली वेज की वो है स्टैग्नेटेड, स्टैग्नेट करना, चीजों का रुक जाना, जैसे पानी है ना, रुकना, बहना बंद हो जाए, एक जगह रुक जाए तो स्टैग्नेट कर जाता है। कह रहे दे ऑल्सो लैक जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, सेफ्टी गियर एंड ट्रेवल अलाउंस। कह रहे साथ ही साथ ये महिलाएं लैक करती हैं, इनके पास कमी है जॉब सिक्योरिटी की, पेंशन की, कोई सेफ्टी गियर इनको नहीं मिलता और कोई ट्रेवल अलाउंस भी नहीं मिलता। अब ये सब चीजें क्या है आपको पता ही होंगी। दे महिलाओं के लिए आया है, लैक का मतलब होता है किसी चीज की आपके पास कमी होना। इफ यू लैक मनी यू आर पुअर, इफ यू लैक नॉलेज यू आर इग्नोरेंट। तो ये महिलाएं लैक करती हैं इन चीजों को। जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है एक ऐसी जॉब जिसमें आपको पता हो कि मेरे पास जिंदगी भर रहेगी, सिक्योर हूं मैं इसमें। पेंशन आप समझते हैं। सेफ्टी गियर यानी सेफ्टी के लिए पहना जाने वाला गियर, कोई मास्क वगैरह किसी तरह की है ना, वो किट्स वगैरह आती हैं, सेफ्टी गियर। ट्रेवल अलाउंस यानी गांव गांव घर घर जाने का भाड़ा। कह रहा है इन 2023 अ लेबर कोर्ट इन नागपुर एक्नॉलेज्ड दैट दे डिजर्व्ड एटलीस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। कह रहे सन 2023 में एक लेबर कोर्ट थी नागपुर की, उसने एक्नॉलेज किया। आप देखो ऊपर एक्नॉलेज का मतलब आपने देखा था किसी चीज को ना मानना, लेकिन 2023 में लेबर कोर्ट ने यह माना कि ये महिलाएं भी डिजर्व करती हैं, लायक हैं, काबिल हैं कम से कम उस प्रोटेक्शन के लिए जो है मिनिमम वेजेस एक्ट की। कह रहा है जी बट लेफ्ट द डिसीजन टू द स्टेट्स
लेकिन उन्होंने डिसीजन को लीव कर दिया, छोड़ दिया स्टेट के ऊपर, महाराष्ट्र राज्य के ऊपर। लीव समथिंग टू समवन, ये स्ट्रक्चर है अंग्रेजी में। आई लीव दिस टू यू, मैं छोड़ता हूं ये चीज आपके ऊपर। तो लीव समथिंग टू समवन, ये स्ट्रक्चर याद रखना। चलिए, कह रहा है इन कीपिंग विद इट्स वर्बल ओनली assurances, the state has even now only promised them 6,000 रुपी a month by December 25। कह रहा है जी कीप विद करने में, इन कीप विद करना किसी चीज के साथ में बनाए रखना, किसी चीज के हिसाब से चलना। कह रहा है जी बनाए रखने के लिए या हिसाब से चलने के लिए अपने वर्बल ओनली एश्योरेंसेस को, अपने ऐसे वादों को जो वर्बल थे, सिर्फ आपने मुंह से बोल दिए हैं, लिख दिए हैं, आपने बताए नहीं है कहीं पे, बिना लिखे सिर्फ मुंह से बोले, तो अपने बोले हुए वादों को पूरा करने के लिए इन कीपिंग विद वर्बल ओनली इंश्योरेंसेस, जो स्टेट है महाराष्ट्र, उसने अभी भी प्रॉमिस किया है 6,000 रुपये महीना इन महिलाओं को, और कब तक? अगले 4 महीनों तक, बाय दिसंबर 2025। तो स्टेट ने क्या बोला? अभी 3 मिलता है लेकिन दिसंबर तक हम आपको 6 देना शुरू कर देंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। कह रहा है जी मच लेस देन व्हाट मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स रिसीव। कह रहा है ये बहुत कम है, मच लेस देन है उसके मुकाबले जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स भारत में रिसीव करती हैं। तो महाराष्ट्र में तो एएसपी नाम की ये पोस्ट होगी, दूसरे स्टेट्स में आशा नाम की पोस्ट है। आशा को शायद 10-12 हज़ार रुपये मिलते होंगे। कह रहा है जी अभी भी दूसरी स्टेट में इन महिलाओं की तरह काम करने वाली जो मल्टीपर्पज वर्कर्स हैं उसके मुकाबले 6,000 बहुत कम है। चलिए, समझ पा रहे हो ना? लंबे सेंटेंस है लेकिन छोटा छोटा पीस करके पढ़ना है, तरीका आपको पता है। स्टेट की वर्ब है हैज, स्टेट ने दे दिया है, और क्या कर दिया है? हैज प्रॉमिस्ड, वादा दे दिया है। ठीक है, बाय दिसंबर यानी दिसंबर 25 तक 6,000 देना शुरू कर देंगे। हेल्थ वर्कर्स की वर्ब है रिसीव। अब देखो 2-3 ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं, यही करवा देता हूं, पहले 2 देख लो फिर एक बाद में करवाऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट है जी एडजेक्टिव की सुपर कंपैरेटिव डिग्री के लिए एडवर्ब का। देखिए एडजेक्टिव की डिग्री आपको पता है, पहली डिग्री है मान लो पॉजिटिव डिग्री होती है गुड, कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है द बेस्ट। इतना तो समझते हो ना आप? तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां हैं, लेकिन जब मैं कंपैरेटिव का इस्तेमाल करूं यानी बेटर का, और इसके लिए मुझे कोई एडवर्ब लगानी हो, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये वाली गाड़ी इस वाली गाड़ी से बेहतर है, लेकिन बेहतर की जगह मैं कहना चाह रहा हूं बहुत ज्यादा बेहतर है। भाई पहले वाली गाड़ी है उसमें 1000 सीसी का इंजन है, दूसरी वाली गाड़ी में 10,000 सीसी का इंजन है। मैं कह रहा हूं दूसरी वाली गाड़ी पहले वाली गाड़ी से बेटर है, लेकिन बेटर नहीं, बहुत ही ज्यादा बेटर है। तो अंग्रेजी में जब भी बहुत ही ज्यादा वर्ड का इस्तेमाल करना हो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, तो वो एडवर्ब बनती है मच या फार। लेकिन गलती से कभी कभी हम बोल देते हैं मोर वेरी या सो, तो याद रखना हमें मोर वेरी सो को कंपैरेटिव डिग्री के साथ में यूज नहीं करना। तो क्वेश्चंस देखते हैं। द रिवाइज पॉलिसी इज वेरी स्ट्रिक्टर देन द प्रीवियस गाइडलाइंस। ये जो नई पॉलिसी है रिवाइज पॉलिसी, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट यानी कड़ा, स्ट्रिक्टर यानी ज्यादा कड़ा। मैं कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा कड़ा, तो वेरी लगा दिया, बहुत ही ज्यादा कड़ी है पिछली वाली गाइडलाइंस के। गलती क्या है? जब बहुत ही ज्यादा चाहिए स्ट्रिक्टर कंपैरेटिव डिग्री के आगे, तो आप वेरी का इस्तेमाल कर रहे हो, गलत है। आपको लिखना चाहिए मच स्ट्रिक्टर या फार स्ट्रिक्टर। क्लियर है मामला इतना? तो ये है कॉन्सेप्ट नंबर 1। आपको इस्तेमाल करना होता है मच या फार का, लेकिन किसके आगे? कंपैरेटिव डिग्री के आगे। जैसे यहां फास्टर के आगे मैंने 100 लिख दिया, ये गलत है, लगाओ मच या फार। जैसे लोअर के आगे आपने मोर लिख दिया, गलत है, लिखो मच या फार। वैसे ही लास्ट में हायर के आगे आपने फार लगाया, जो कि बिल्कुल सही है, इसकी जगह मच भी आ सकता था। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, हमेशा आपको याद रखना है। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 एक और भी है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको कंपैरिजन करना है सिमिलर थिंग्स का, एक जैसी चीजों का। जैसे सेकंड सेंटेंस देखो, थर्ड वाला, अटेंडेंस एट द सेमिनार वॉज मच या फार लोअर। ये भी ठीक है। ये वाला देखो, द कंपनीज प्रॉफिट्स आर मच या फार हायर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज्यादा हायर हैं, ऊंचे हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। सही लग रहा है ना सेंटेंस? भाई कंपनी के प्रॉफिट है 10,000 करोड़ के, कॉम्पिटिटर के प्रॉफिट्स हैं 500 करोड़ के, तो कंपनी के बहुत ज्यादा हायर है। लेकिन दूसरा वाला कॉन्सेप्ट ट्रिगर करो, आपने प्रॉफिट्स को दूसरी कंपनी के कॉम्पिटिटर के प्रॉफिट से ही कंपेयर करना है। मेरी कमाई आपसे ज्यादा नहीं हो सकती, आपकी कमाई से ज्यादा हो सकती है। प्रॉफिट्स भी कॉम्पिटिटर से ज्यादा नहीं हो सकते, उनके प्रॉफिट से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखूं? दे आर मच या फार हायर
देन द प्रॉफिट्स ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। ऐसा लिखना चाहिए ना, बिल्कुल सही है। पर ध्यान ये देना है कि प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स दो बार मत लिखो, यहां भी लिख दिया यहां भी लिख दिया। तो यहां पे आप इन प्रॉफिट्स के लिए इस्तेमाल करो दैट का या दोज का। दैट आएगा सिंगुलर के लिए, दोज आएगा प्लूरल के लिए। यहां प्रॉफिट्स के लिए आपको लगाना है तो प्लूरल दोज लगाओ, अगर प्रॉफिट लिखा होता तो फिर दैट लगाता। ठीक है, तो दैट या दोज में से एक का इस्तेमाल करके दोनों चीजों को आपको कंपेयर करवाना है। तो यहां पे देन दैट दोज में से मैं चूज कर लेता हूं देन दोज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। बाकी सब सही है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क, दोनों कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई करना। पहला तो कंपैरेटिव डिग्री वाला और दूसरा कंपैरिजन ऑफ सिमिलर थिंग्स वाला। द बुक्स आर्ग्यूमेंट्स आर सो स्ट्रोंगर देन द आर्टिकल। इस किताब की जो दलीलें हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं बजाय इस आर्टिकल के। ठीक है, दोनों एरर सही करो, कमेंट्स में डालो, लिखोगे याद रहेगा, और गलती होगी तो फीडबैक जरूर देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो इतना आपने अभी तक देख लिया, इन महिलाओं को बहुत कम पैसे मिलते हैं, सरकार ने बोला अभी भी 3 के 6 ही करेंगे, जो कि अभी भी बहुत कम है। अब आगे की कहानी देखो, कह रहा द इनडिफरेंस इज नॉट एक्सीडेंटल। ये जो बेपरवाही है, बेफर्की है, नॉन शैलेंस है, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये संयोग से नहीं है। कह रहा कैसे, कह रहा एएसपीस हु प्रीडेट accredited social health activist और आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स हैव बीन इजी टू इग्नोर। कह रहे ये जो एएसपी है महाराष्ट्र में जो प्रीडेट करती हैं, डेट का मतलब होता है तारीख, प्री मतलब पहले, ये एक ऐसी तारीख से आई हैं जब, समझ गए ना, जब आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स का शुरुआत नहीं हुई थी। प्रीडेट करना यानी उनसे पहले आना। तो कह रहे ये एसपी जो कि आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स से पहले हुआ करती थी या पहले से होती हैं, ये बहुत इजी है इग्नोर करना, इनको बहुत आसान है खारिज करना। क्यों? बिकॉज दे आर पुअर रूरल विमेन, क्योंकि ये गरीब और गांव की महिलाएं हैं। तो इनके लिए बेपरवाही जो दिखती है 3,000 रुपये महीने वाली, ये कोई संयोग नहीं है, जानबूझ के किया गया, क्योंकि गरीब महिलाएं हैं, क्या ही बोल देंगी। चलिए इनडिफरेंस की वर्ब है इज, इनडिफरेंस आपने देख लिया, नॉन शैलेंस है ना, इसका एक सिनोनिम आपको करवाया भी था। एएसपीज की वर्ब है हैव बीन, एएसपीज हैव बीन इजी, इजी यहां पे एडजेक्टिव है। प्रीडेट करना समझ गए आप, किसी चीज से पहले आना। कह रहा जी देयर नेग्लेक्ट रिवील्स अ जेंडर्ड एंड कास्ट इन्फ्लिक्टेड हायरार्की ऑफ लेबर विद इन पब्लिक हेल्थ। कह रहा इनका जो नेग्लेक्ट है, इनकी जो उपेक्षा है, ये रिवील करती है एक ऐसी हायरार्की को, एक ऐसे सिस्टम को जो जेंडर्ड और कास्ट इन्फ्लेक्टेड है, जो जेंडर और कास्ट की मार खाया हुआ है, दोनों से, समझ गए ना, इन्फेक्शन से ग्रसित है। और ये है सिस्टम लेबर का, मेहनत का, पब्लिक हेल्थ के अंदर, where skilled work is low status and devalued because of who performs it। जहां पे स्किल्ड वर्क जो होता है, यानी कार्य कुशलता के साथ में कोई काम जो होता है, वो लो स्टेटस का माना जाता है और डिवैल्यू माना जाता है, कम वैल्यू का, क्योंकि वो लोग जो इसको परफॉर्म करते हैं उनकी वजह से। आपने सुना होगा हेल्थ केयर के अंदर डॉक्टर तो अच्छा है, लेकिन नर्स, बहुत लोग नर्स की पढ़ाई नहीं करते हैं, डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, लेकिन नर्स बनने के बावजूद भी, बन सकने के बावजूद भी नर्स की पढ़ाई नहीं करेंगे। क्यों? हमें नर्स नहीं बनना, क्योंकि नर्स तो छोटा मोटा काम करती है, इंजेक्शन लगाती है और ड्रिप लगाती है। तो कह रहे ये इनका नेग्लेक्ट जो है ना, हमारे समाज की एक कमी है, जहां पे हेल्थ केयर के वर्क में डॉक्टर के बाद में हर एक आदमी को अछूत और छोटा माना जाता है। डॉक्टर साहब ठीक है, कोई बढ़िया हो तो ठीक है, नहीं तो एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग स्टाफ तो बहुत छोटे लेवल के आदमी हैं। चलिए नेग्लेक्ट की वर्ब है रिवील्स, रिवील करना, किसी चीज के बारे में ज्यादा बताना। वर्क की वर्ब है इज, डिवैल्यूट, हु की वर्ब है परफॉर्म्स। हायरार्की आपने देख लिया, सिस्टम, रैंकिंग, इसकी स्पेलिंग जरूर से देख लेना फिर से एक बार। कह रहे देयर ऑनगोइंग प्रोटेस्ट आर पार्ट ऑफ एन आर्क ऑफ एजिटेशन फॉलोइंग सिमिलर सिटीज इन कोल्हापुर, नागपुर, रत्नागिरी एंड यवतमाल। कह रहे इनके जो प्रोटेस्ट है इन महिलाओं के, एएसपीज के, अब एक ये पार्ट है, एक हिस्सा है उस आर्क का, उस लहर का, जो एजिटेशन या धरनों की है, प्रदर्शन की है, इन सभी तरह के प्रकार, इसी प्रकार के सिमिलर सिटीज का या एजिटेशंस का, जो कोल्हापुर, नागपुर, रत्नागिरी और यवतमाल में हुए। देखिए प्रोटेस्ट, एजिटेशन और सिट इन एक ही बात है। आप जब धरना देते हो, प्रदर्शन करते हो, हड़ताल करते हो, तो प्रोटेस्ट करते हो या एजिटेशन करते हो। सिट इन में क्या होता है, आप सिट कर देते हो, किसी ऑफिस के सामने बैठ जाते हो, जैसे केजरीवाल बैठ जाते थे ना मुंबई में, दिल्ली में, कभी विधानसभा के सामने, कभी नगर पालिका के सामने, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिट इन करना, बैठ करके बोरिया बिस्तरा एकदम लेके कहीं पे बैठ जाना। तो ये सारे जो है ना हो रहे हैं, तभी हो रहे हैं जब इसी तरह का नेचर की जो और दूसरी महिलाएं हैं, दूसरी पोस्ट की, उन्होंने कोल्हापुर, नागपुर में दूसरी जगह पे प्रदर्शन करना शुरू किया।
चलिए प्रोटेस्ट की वर्ब है आर, दे आर पार्ट ऑफ एन आर्क, एजिटेशन आपने देख लिया। कह रहा है इन दिस रिगार्ड देयर प्लाइट रेजोनेट्स विद दैट ऑफ आशास इन अदर स्टेट्स। कह रहा है अगर इस हिसाब से देखें तो इनकी जो दुर्दशा है, बुरी हालत है, प्लाइट का मतलब होता है बुरी हालत, वो रेजोनेट विद करती है या उसी फ्रीक्वेंसी पे साथ मिलती है, खड़ी होती है। रेजोनेट करना यानी गूंज करना, आपने कुछ बोला, सामने से गूंज आई, एको आई, तो रेजोनेट हुआ। तो उनकी दुर्दशा जो है वैसी ही आवाज या गूंज देती है जो कि आशा वर्कर्स की है दूसरी स्टेट्स के अंदर, राज्यों के अंदर। ठीक है, प्लाइट की वर्ब है रेजोनेट्स। रेजोनेट का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझा दिया मैंने, है ना, गूंज को बोलते हैं रेजोनेट करना। कह रहा है जी आशास क्रिएटेड अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन या NRHM इन 2005 आर द कम्युनिटीज फर्स्ट लिंक टू द हेल्थ केयर सिस्टम एंड आर ऑल्सो ऑफिशियली क्लासिफाइड एज वॉलंटियर्स। कह रहा है आशा वर्कर्स जो होती हैं, आशा की पोस्ट पे काम करने वाली महिलाएं, जो कि क्रिएट की गई है पोस्ट NRHM के अंडर में। ये एक हमारा मिशन चल रहा है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM 2005 में। कह रहा है ये कम्युनिटी का पहला लिंक है, पहला कड़ी है हेल्थ सिस्टम के लिए, और साथ ही साथ ऑफिशियली इनको क्लासिफाई किया गया है वॉलंटियर के तौर पे। वॉलंटियर वो आदमी होता है जो बिना पैसे के मुफ्त में सेवा के लिए आ गया है। तो सरकार ने आशा की पोस्ट बनाई है और इस पोस्ट को वॉलंटियर का नाम दिया है ताकि ज्यादा पैसे इनको देने ना पड़े। तो कह रहा है ऐसे इनको क्लासिफाई किया गया है। और कैसे? रादर देन एम्प्लॉइज, बजाय एम्प्लॉय क्लासिफाई करने के या इनको सरकारी सेवक बताने के। कह रहा है जी कंपेंसेटेड ओनली थ्रू ऑफ्ट डिलेड इंसेंटिव्स अमाउंटिंग टू लेस देन सब्सिस्टेंस। और ये कंपेंसेटेड होती हैं, इनको कंपेंसेशन या अर्जाना मिलता है या तनख्वाह मिलती है अक्सर ऑफ्ट यानी ऑफ्टन, डिलेड इंसेंटिव्स के थ्रू, अक्सर देरी से आने वाली ग्रांट के थ्रू, जो कि अमाउंट होती है बराबर होती है सब्सिस्टेंस से भी कम या जीवित रहने के लिए जो जरूरी है उससे भी लेस। देखो सेंटेंस लंबा है और भारी भरकम वर्ड्स आए हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं, स्ट्रक्चर देख लेना, फिर आसान है ये। कह रहा आशा वर्कर्स जो कि पहला लिंक या कड़ी है हेल्थ सिस्टम की, खास करके गांवों में, उनको क्लासिफाई किया जाता है, इस कैटेगरी में रखा जाता है वॉलंटियर की, जानबूझ करके इंप्लॉइज के मुकाबले। और क्यों रखा जाता है? ताकि ये कंपेंसेटेड होती रहे, इनको अजाना या तनख्वाह मिलती रहे ऐसे इंसेंटिव या ग्रांट के जरिए जो अक्सर लेट आए। 6 महीने की ग्रांट एक बार आ रही है तो 6 महीने की तनख्वाह भी एक साथ मिल रही है, तो ऑफ्ट डिलेड इंसेंटिव के थ्रू इनको पैसा दिया जाता है। और पैसा कितना होता है जो दिया भी जाता है ना 6-6 महीने बाद, वो भी ऐसा होता है जो सबसिस्टेंस से, सस्टेनेंस से या फिर जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है उससे कम ही होता है। चलिए आशाज की वर्ब है आर और दूसरी वर्ब है आर क्लासिफाइड। ठीक है, कंपेंसेट करना, किसी को अर्जाना देना, तनख्वाह देना, काम के लिए मेहनताना देना, सबसिस्टेंस, सस्टेनेंस जो जीने के लिए जरूरी हो, आपका रोजगार भी आपका सबसिस्टेंस है, अमाउंट होना, बराबर होना, इक्वल होना। कह रहा है जी अक्रॉस स्टेट्स आशाज हैव रेपिटेडली एजिटेटेड फॉर फिक्स्ड ऑनरेरिया, रिकॉग्निशन एज गवर्नमेंट स्टाफ एंड सोशल सिक्योरिटी। कह रहे सभी राज्यों में अगर आप देखें तो आशा वर्कर्स ने बार बार एजिटेशन किया है एक फिक्स्ड ऑनरेरिया के लिए। ऑनरेरिया, ऑनरेरियम का प्लूरल है, ऑनरेरियम का मतलब होता है एक टाइप की वेज जो आपको पब्लिक सर्विस के लिए मिले। तनख्वाह नहीं है ये, लेकिन फिर भी तनख्वाह की तरह ही होती है, लेकिन दी जाती है जब आप देश सेवा करते हैं, है ना। तो इन्होंने एजिटेशन किया है कि हमें भी आप वॉलंटियर मान लो, लेकिन फिक्स्ड रखो हमारा ऑनरेरिया। ऐसे नहीं है किसी महीने 6,000 दे दिए, फिर 4,500 दे दिए, जितनी ग्रांट आई, फिक्स्ड रखो। और हमें रिकॉग्नाइज करो सरकारी स्टाफ के तौर पे, और सोशल सिक्योरिटी हमें दो। कह रहे जी एंड लाइक द ASP's प्रोटेस्ट हैव बोर्न द सेम रिफ्रेन। और बिल्कुल ASP की प्रोटेस्ट की तरह आशा वर्कर्स ने भी बेयर किया है सेम रिफ्रेन को। रिफ्रेन का मतलब होता है पैरा या अंतरा। किसी गाने को आप देखना, 2 बार उसकी कुछ 2 ऐसी लाइंस होंगी हर गाने में जो बार बार रिपीट होती हैं। कोई भी गाना देख लो आप, है ना, आइटम सॉन्ग ले लो, हॉलीवुड का, बॉलीवुड का, उसकी 2 लाइनें जरूर होंगी ऐसी जो बार बार रिपीट होंगी हर 3 मिनट से। उन तीनों को बोलते हैं अंग्रेजी में रिफ्रेन, हिंदी बोलते हैं आलाप। तो इन्होंने बेयर किया है या सहा है या रखा है वही वाला आलाप, उसी तरह का आशा वर्कर्स ने भी। और आलाप क्या है? स्टेट्स कैन नॉट कंटिन्यू टू बिल्ड देयर हेल्थ सिस्टम्स ऑन द अंडरपेड लेबर ऑफ विमेन। कि भारत के स्टेट्स अब बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं अपने हेल्थ सिस्टम को बिल्ड करना ऐसे महिलाओं के लेबर पे या मेहनत पे जो अंडरपेड हैं, जिनको ठीक से तनख्वाहें भी नहीं मिलती। तो आशा वर्कर यही अलाप रही हैं कि हमारे ऊपर एक्सप्लॉइट करके आप अपना देश, अपनी स्टेट और राज्य का हेल्थ सिस्टम नहीं चला सकते। चलिए, मेरे ख्याल से इस सेंटेंस के साथ मैंने जस्टिस कर दिया। समझ आ गया ना आपको मीनिंग? आशाज की वर्ब है हैव एजिटेटेड
एजिटेट किया है यानी धरना दिया है बार बार, रिपीटेडली, ऑफकोर्स बार बार की बात कर रहा है। फिक्स ऑनोरेरिया यानी फिक्स्ड सैलरी मान लो इसको। ऑनोरेरियम सिंगुलर होता है, ऑनोरेरिया प्लूरल होता है। बैक्टीरियम बैक्टीरिया, पोडियम पोडिया, वैसे ही ऑनोरेरियम और ऑनोरेरिया। प्रोटस की वर्ब है हैव बोर्न। बेयर द रिफ्रेन यानी किसी आलाप को अलापना, बार बार किसी बात को कहना। स्टेट्स की वर्ब है कैन नॉट कंटिन्यू। चलो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। जितना इजी मुझे लग रहा था उतना इजी आर्टिकल है नहीं, पढ़ाने के वक्त मुझे फील हुआ। पढ़ने के टाइम तो इजी लगता है अपने को, है ना। चलो अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट और करवाता हूं, फिर छोटा सा पैराग्राफ है सेकंड वाला, वो भी देख लेंगे। ग्रामर कॉन्सेप्ट ये कहता है जी, अंग्रेजी में जब भी आपको कोई टाइम ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए तो उसके साथ में कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल मत करो। फॉर एग्जाम्पल, डेटा कलेक्शन इज ऑन गोइंग। चलो ये 3 सेंटेंसेज हैं, इनको खुद से सही करके बताओ। तीनों में एरर्स हैं, 2-2 एरर्स भी हो सकती हैं। आराम से पढ़ो और मीनिंग निकाल के इनकी एरर्स को दूर करो। चलो जिनको था थोड़ा बहुत पकड़ है वो कोशिश जरूर देना, है ना, कमेंट्स में डालना। डेटा कलेक्शन इज ऑन गोइंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट। डेटा कलेक्शन जो है ना वो ऑन गोइंग है, चल रहा है। ये सेंटेंस अगर ऐसे लिखा हो तो बिल्कुल ठीक है। डेटा कनेक्शन इज ऑन गोइंग, डेटा कलेक्शन चल रहा है। लेकिन आगे क्या लिखा आपने, ये चल रहा है सिंस, तब से। और कब से, जब बिगिनिंग हुई, शुरुआत हुई इस एक्सपेरिमेंट की। सिंस के बाद में आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी लिख दिया ना आपने एक तरीके से। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ कल से, तो आपने यस्टरडे लिख दिया ना इस पूरे फ्रेज की जगह। तो यहां पे आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है जहां से कोई काम शुरू हुआ है और वो काम पास्ट में चल रहा था और अभी भी चल रहा है। तो इज ऑन गोइंग अब यहां पे गलत हो जाएगा इस पूरे फ्रेज की वजह से। समझ गए, इस पूरे फ्रेज की वजह से। तो क्या करें जी, जब भी ऐसा मामला दिखे तो आपको यूज करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप यहां पे लिखेंगे डेटा कलेक्शन इज ऑन गोइंग की जगह हैज बिन ऑन गोइंग। हैज बिन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर है मामला। चलो अब देखो सेकंड सेंटेंस, द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज कंटिन्यूइंग विदाउट इंटरप्शन सिंस 6 मंथ्स। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बिना इंटरप्शन के, बिना किसी रुकावट के पिछले 6 महीनों से। गलती क्या है, देखो वही काम है 6 महीने से चल रहा है, पहले भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। तो इज और कंटिन्यूइंग जो लिख रहे हो ये गलत है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करो। यहां लिखो हैज बिन कंटिन्यूइंग। दूसरी गलती क्या है इसमें, देखो हैज बिन कंटिन्यूइंग तो आपने लिख दिया, लेकिन ये जो 6 महीने हैं ये एक टाइम पीरियड है। देखो मान लीजिए कोई काम चल रहा है फरवरी से, और फरवरी से अभी तक हुए हैं 6 महीने। मैं यूं बोल दूं या तो कि ये काम चल रहा है फरवरी से, या मैं यूं बोल दूं काम चल रहा है 6 महीने से, बात एक ही है। लेकिन फरवरी से बोलूंगा तो मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम दूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा। स्टार्टिंग पॉइंट जब भी किसी काम का दिया जाता है तो सिंस का इस्तेमाल होता है, जैसे इस केस में लगा था सिंस द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जब से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर मैं ड्यूरेशन दूंगा, मैं बोलूंगा कि 6 महीने से काम हो रहा है, तो मैंने आपको कोई पॉइंट नहीं दिया, मैंने आपको एक ड्यूरेशन या टाइम पीरियड दिया। टाइम पीरियड के साथ में फॉर का इस्तेमाल होता है। तो विदाउट इंटरप्शन फॉर 6 मंथ। क्लियर है मामला। तो सिंस फॉर को भी देखना है और साथ में टेंस को भी चेक करना है। सेकंड वाले टेंस में एक और चीज को याद रखें, अगर आप चाहें तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बना सकते थे। हैज बीन कंटिन्यूइंग की जगह पे हैज कंटिन्यूड भी लिख सकते थे। अब इन दोनों में फर्क क्या है ये मैं फिर किसी और क्लास में करवाऊंगा, ज्यादा टेंस घुसाएंगे तो लंबी हो जाएगी क्लास आज की। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने मेरे साथ टेंस को पूरा कर लिया है यूट्यूब की टेंस वाली क्लास से। हैज बीन कंटिन्यूइंग की जगह पे हैज कंटिन्यूड भी आ सकता है, मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है। चलो लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के तौर पे, क्लास वर्क है, ट्राई दो, इसमें 1 या 2 एरर्स मिलेंगी आपको। ठीक है। द पॉलिसी रिव्यू इज टेकिंग प्लेस सिंस सेवरल ईयर्स एट द मिनिस्ट्री। पॉलिसी रिव्यू जो है चल रहा है कई सालों से मिनिस्ट्री के लेवल पे। दोनों एरर्स को सही करके डालना, कमेंट सेक्शन में आपको फीडबैक भी देने की कोशिश करेंगे। चलो जी, ये अपने हो गए आज की ग्रामर के तीनों कॉन्सेप्ट्स बड़े बड़े। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, छोटा सा पैराग्राफ है। कह रहा है जी दीज स्ट्रगल्स हाईलाइट अ स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शन। ये सारे जो संघर्ष हैं इन महिलाओं के हाईलाइट करते हैं एक बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शन को या विरोधाभास को। अब वो कैसे, स्ट्रगल्स की वो है हाईलाइट करना। हाईलाइट का मतलब होता है किसी चीज को रोशनी में दिखाना। वो ऐसे है, while India relies heavily on women, community health workers and attendants to deliver maternal and child health care, immunization and disease surveillance, especially in rural areas, it refuses to recognize them as workers entitled to minimum benefits and dignity.
विरोधाभास ये हमारे समाज में कि जहां इंडिया रिलाय करता है, निर्भर करता है भारी तौर पे उन महिलाओं की कम्युनिटी पे या हेल्थ वर्कर्स की कम्युनिटी पे और अटेंडेंस पे, और रिलाय करता है कि वो डिलीवर करेंगी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर को, है ना, माताओं को और बच्चों को हेल्थ केयर की सुविधाओं को देंगी, घर घर जाके इम्यूनाइजेशन करेंगी, टीकाकरण करेंगी, डिजीज सर्वेलेंस करेंगी, गांव में फैलती हुई बीमारियों को निगरानी रखेंगी, खास करके रूरल एरियाज में। तो जहां पे भारत इन महिलाओं पे बहुत हैविली रिलाई करता है, वहीं पे ये मना कर देता है भारत इनको पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए ऐसे वर्कर्स के तौर पे जो एंटाइटल्ड हैं, जो डिजर्व करते हैं, काबिल हैं, कम से कम उनको मिनिमम बेनिफिट मिले और गरिमापूर्ण जीवन मिले। तो काम इन महिलाओं से करवाना है लेकिन देने हैं 3,000 रुपए। चलिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है भारत के हेल्थ केयर सिस्टम का। इंडिया की वो रिलाई करना, किसी पे निर्भर रहना, रिलाई के बाद में ऑन लगा के आप बताते हैं, है ना, रिलाई ऑन समथिंग। इट की वो रिफ्यूजेस इट आया फोर्स इंडिया के लिए। कह रहे द रिलायंस इज ऑफ्टन फ्रेम्ड एज ऑफरिंग रूरल वीमेन अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक सर्विस। अब कह रहे हैं इसमें एक समझदारी भी करते हैं हम, एक शानापंटी भी करती है हमारी सरकार। ये सारी रिलायंस जो है ना इन महिलाओं पे, जो निर्भरता है, उसको हम फ्रेम करके दिखाते हैं कि हम तो जी ऑफर कर रहे हैं इन गरीब गांव की महिलाओं को एक मौका देश की सेवा करने का। 8 घंटे काम करवा रहे हैं 3,000 रुपये 5,000 रुपये दे करके, पैसे कम दे रहे हैं और साथ में क्या बोल रहे हैं, इन महिलाओं को तो हमने मौका दिया है कि वो देश की सेवा करें। तो ये हमारा तरीका है करवाने का काम। रिलायंस की वो है इज ऑफ्टन फ्रेम्ड। कह रहा है येट इन प्रैक्टिस इट इज एक्सप्लॉयटेशन। कह रहा है फिर भी अगर हकीकत में देखें तो ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये पूरी चीज अपने आप में एक शोषण है। एक्सप्लॉयटेशन समझते हैं ना, अब्यूज करना, किसी का फायदा उठाना। दीज विमेन रिस्क स्नेक बाइट्स while clearing hospital grounds and death in accidents and route to vaccination duty without insurance और compensation। ये महिलाएं जो है रिस्क करती हैं या जोखिम उठाती हैं सांप के बाइट का, स्नेक बाइट का, जब वो गांवों के अंदर हॉस्पिटल के ग्राउंड्स को क्लियर कर रही होती हैं, सफाई कर रही होती है वहां पे हॉस्पिटल बनाने के लिए, हॉस्पिटल की बनने के बाद। और ये डेथ का भी रिस्क उठाती हैं एक्सीडेंट्स के दौरान, जब ये रस्ते में होती हैं वैक्सीनेशन ड्यूटी के लिए घर घर जा रही होती हैं, बिना इंश्योरेंस के और बिना किसी हर्जाने के। ठीक है, विमेन की वो रिस्क। कह रहा है अ हेल्थ सिस्टम दैट डज नॉट वैल्यू द पीपल हु कीप इट फंक्शनल एंड लिंक इट्स मार्जिन्स टू फॉर्मल केयर इज बाउंड टू सबोटाज इटसेल्फ। कह रहा है एक हेल्थ सिस्टम जो वैल्यू ही ना करे, कीमत ही ना लगाए अपने ही लोगों की, जो वो लोग जो कीप करते हैं इसको, फंक्शनल बनाए रखते हैं इसको काम करता हुआ, और लिंक करे इसके मार्जिन्स को फॉर्मल केयर से, है ना, हेल्थ सिस्टम के मार्जिन्स को। मार्जिन क्या होता है? हाशिया। जो लोग हाशिए पे रहते हैं, जो लोग हॉस्पिटल जा नहीं सकते हैं, कुछ पैसा नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, उन लोगों को फॉर्मल केयर से जोड़ करके रखे। ऐसे लोगों को ना वैल्यू करने वाला हेल्थ सिस्टम जो है ना, वो बाउंड है, वो बंधा हुआ है इस चीज से, उसके नसीब में यही लिखा हुआ है कि वो सबोटाज करेगा, नुकसान करेगा खुद का ही। चलिए, हेल्थ केयर की वर्ब है इज, हेल्थ केयर इज सिस्टम इज बाउंड टू सबोटाज इटसेल्फ। दैट आया सिस्टम के लिए, दैट की वर्ब डज नॉट वैल्यू। हु आया पीपल के लिए, वो लोग हु कीप इट फंक्शनल एंड हु लिंक इट्स मार्जिन्स टू फॉर्मल केयर। कह रहे टू सिक्योर रूरल हेल्थ is to secure the rights of those women through living wages, safe working condition and stable employment। कह रहे जो सिक्योर रूरल हेल्थ को अगर आपको करना है, या रूरल हेल्थ को सिक्योर करने का जो काम है, वो काम बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप सिक्योर करें राइट्स को, हकों को, अधिकारों को उन महिलाओं का। और कैसे? लिविंग वेजेस के तौर पे के जरिए, ऐसी वेजेस जिस पे वो लिव कर सकें, जी सकें, सेफ वर्किंग कंडीशंस के जरिए और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट के जरिए। तो रूरल हेल्थ को अगर आपको सिक्योर करना है तो इन महिलाओं को सिक्योर करो, ये भी रूरल हेल्थ का ही पार्ट है। ठीक से तनख्वाह दो, इनको डिग्निटीपूर्ण जीवन दो। चलिए, टू सिक्योर की वर्ब है इज, टू इन्फिनेटिव जब सब्जेक्ट बन जाए, वर्ब की एनजी फॉर्म जीरेंट सब्जेक्ट बन जाए, वर्ब हमेशा अपनी सिंगुलर रखता है। टू सिक्योर एक इन्फिनेटिव है, सिक्योरिंग भी लिखा हो सकता था इसकी जगह पे एक जीरेंट, वो भी अपनी वर्ब को सिंगुलर रखता। रैप अप करें क्लास को। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास इसी क्लास के ऊपर बेस्ड। जितना इजी मुझे लगा था उतना ये आर्टिकल है नहीं इजी, फिर भी क्वेश्चंस तो ज़्यादा मुश्किल मैंने नहीं बनाए हैं। पहले 3 क्वेश्चंस में आपको 3 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, दूसरी भी इसी वर्ड की वजह से मिलेगी, और तीसरी आपको मिलेगी इस वर्ड की वजह से। ढूंढो आराम से। मैंने इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए हैं, वहां से आप मैच कर लेना। सेकंड पे आ जाओ।
इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन इस आर्टिकल की टोन को बताता है? ऑप्टिमिस्टिक, इंडिग्नेंट, सिनिकल या ऑब्जेक्टिव? तो टोन मैंने आपको शुरू में करवाई थी समरी देते हुए, खुद से ट्राई देना इसको। मैंने आंसर अगेन फर्स्ट कमेंट में डाल दिया, मैच कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। ऑथर कहता है कि हमारा हेल्थ सिस्टम खुद को ही सैबोटाज करेगा, खुद का ही नुकसान करेगा। ऐसा क्यों कह रहा ऑथर? क्या ऐसी बेवकूफी हमने कर रखी है जिसकी वजह से यह सिस्टम खुद का ही नुकसान करता हुआ हमें दिखाई देता है? जस्ट ए मिनट। ये इसलिए करता है क्योंकि हम इसेंशियल वर्कर्स पे डिपेंड करते हैं, और वो वर्कर जिनको हम ना ठीक से वेजेस दे रहे हैं, ना नौकरी के लिए अच्छी कंडीशन दे रहे हैं, तो हम अपना ही नुकसान करने पे तुले हैं। सिस्टम खुद को सैबोटाज करेगा, सी आंसर बनेगा। इजी है ना ये तो, लास्ट वाली लाइन में तो आ गया इसका आंसर। चलिए अब थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैंने 4 स्पेलिंग्स लिख के दी हैं, सही स्पेलिंग कौन सी इन चारों में से चेक करनी है आपको। ऐसे नहीं आएगा ये, आप अपना पहले आंसर चूज करो चारों स्पेलिंग देख करके, फिर एक एक चेक करो और सही वाली स्पेलिंग पकड़ो। मान लीजिए ये गलत स्पेलिंग है तो इसकी सही क्या बनती है वो भी चेक करो, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट में मैंने डाल दिए, कमेंट में चेक कर लेना चारों में से सही स्पेलिंग। 2 क्वेश्चन है वोकैब के। पहला 1 वर्ड है, किसी की प्रॉपर्टी या प्लान को, मंसूबे को डिस्ट्रॉय करना। इसके लिए क्या 1 वर्ड अंग्रेजी में? और नॉन शैलेंस का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो ये वोकैब शीट में दोनों आ चुके हैं, नॉन चैलेंज और ये सब है ना, देख लेना। आंसर्स मैच करो, आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। कल की क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे। अंटिल देन साइनिंग आउट।